हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कल्याणी जूनियर्स एकेडमी। आज के सेशन में हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने हाजिर हैं। क्लास 8 एनसीईआरटी को हम अभी तक डिस्कस कर रहे हैं और इसी क्लास 8 एनसीईआरटी इंग्लिश का चैप्टर 7 आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका टाइटल है अ विजिट टू कैम्ब्रिज। तो कैम्ब्रिज के लिए एक विजिट किया ऑथर ने और उस विजिट को वो बहुत अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं। ये जो चैप्टर है, तो इस चैप्टर में उसी विजिट को डिफाइन किया गया है और उसे हम बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। अ विजिट टू कैम्ब्रिज। अब देखिए, बिफोर यू रीड वाले सेक्शन में हम देखते हैं ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी दो लोगों की मीटिंग के बारे में स्टोरी है। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल, बोथ ऑफ देम डिसेबल्ड और डिफरेंटली एबल्ड एज वी नाउ से। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, ये जो स्टोरी है ये दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल की मीटिंग के बारे में है। ये जो दोनों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल हैं, ये दोनों ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल डिसेबल्ड हैं। डिसेबल्ड मतलब इनमें कोई ना कोई शारीरिक कमी है। जैसे आपको स्क्रीन पर एक इमेज नज़र आ रही है, ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर है स्टीफन हॉकिंग्स की पिक्चर। और आप देख सकते हैं कि ये कहाँ पर बैठे हुए हैं, ये एक व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं। स्टीफन हॉकिंग्स एक बहुत ही महान, बहुत ही बड़े एस्ट्रोफिजिक्स हुआ करते हैं। एस्ट्रोफिजिशियन इन्हें बोला जाता है। तो एस्ट्रोफिजिक्स के साइंटिस्ट ये एक माने जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने बहुत काम किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी। तो जो लोग भी टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं स्टीफन हॉकिंग्स को। और स्टीफन हॉकिंग्स जो है वो एक तरीके की डिसेबिलिटी से पीड़ित थे। कोई डिसेबिलिटी थी जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं पाते थे। उनकी बॉडी आधी से ज़्यादा पैरालाइज्ड हो चुकी थी। तो उस पैरालिसिस की वजह से उन्होंने अपना पूरा जीवन किस पर गुजारा, इस व्हील चेयर पर। लेकिन इस डिसेबिलिटी ने उन्हें कहीं से कहीं तक पीछे नहीं रहने दिया, उन्हें उनकी ड्रीम्स से पीछे हटने नहीं दिया। उन्होंने बहुत अच्छे से इतने फेमस हुए वो, और उन्होंने काफ़ी सारी इन्वेंशंस, काफ़ी सारी डिस्कवरीज की इसी व्हील चेयर पर बैठे हुए। इतने ज़्यादा पैरालाइज थे वो कि वो बोल भी नहीं पाते थे। तो उन्होंने खुद ही एक ऐसी मशीन को बनाया था जिसके ज़रिए वो क्या करते थे, वो वर्ड्स को लिखते थे उसमें और उसकी स्पीच निकलती थी। मतलब उन्हें बोलना नहीं पड़ता था, उन्हें क्या करना होता था, टाइप करना होता था और सामने बैठे वाले इंसान को, बैठे हुए इंसान को वो आवाज़ सुनाई देती थी। तो इस तरीके की ये जो मशीन है वो भी खुद के लिए उन्होंने डेवलप की थी। तो इतने महान साइंटिस्ट ये हुआ करते थे। वही बात यहाँ पे बोली गई है कि ये डिसेबल तो है लेकिन ये कैसा है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है। और आजकल आप डिसेबल्ड को क्या बोलते हैं, आजकल आप डिफरेंटली एबल्ड बोलते हैं। डिसेबल्ड के लिए ये वर्ड यूज़ होता है और ये काफ़ी अच्छा वर्ड है। ये आप बोल सकते हैं नरेंद्र मोदी जी की एक पहल है कि उन्होंने डिसेबल्ड के लिए डिफरेंटली एबल्ड पर्सन का नाम का यूज़ किया गया। ठीक है, तो अभी आज हम देखने वाले हैं दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल के बीच की बातचीत, जिसमें से एक है हमारे स्टीफन हॉकिंग्स। उन्हीं के बारे में आगे लिखा हुआ है, स्टीफन हॉकिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम। अपने समय के बहुत ही महान ये साइंटिस्ट हुआ करते थे। ही सफर्स फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पैरालिसिस दैट कन्फाइंस हिम टू अ व्हील चेयर एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन्स ऑन अ कंप्यूटर विच स्पीक्स फॉर हिम इन अ मशीन लाइक वॉइस। तो पूरा वही डिस्क्राइब इसमें किया गया है कि इनकी पैरालिसिस की वजह से इन्हें एक व्हील चेयर पर कन्फाइन होना पड़ा था। ये एक व्हील चेयर पर सीमित हो चुके थे। लेकिन ये बोलते कैसे थे, ये बोलते ऐसे थे कि एक मशीन इन्होंने डिज़ाइन की थी जिसमें ये बटन से पंच कर करके ये क्या करते थे, किसी तरीके से जो भी बात इन्हें बोलनी है उसकी स्पेलिंग ये लिखते थे और वो जो मशीन है उसमें मशीन लाइक वॉइस निकलती थी, तो वो इनकी आवाज़ हुआ करती थी। तो इस तरीके से ये लोगों से बातचीत करते थे। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि वो कितने महान साइंटिस्ट हुआ करते थे। पहले तो आपने देख लिया कौन है, स्टीफन हॉकिंग्स। दूसरे जिनकी मीटिंग है वो दूसरे व्यक्तित्व हैं फिरदौस कांगा। फिरदौस कांगा एक राइटर हैं और एक जर्नलिस्ट हैं और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। Who lives and works in Mumbai. Kanga was born with brittle bones that tended to break easily when he was a child. इनको एक बीमारी थी, एक गंभीर समस्या थी, ब्रिटल बोन्स के साथ पैदा हुए। तो ये जो ब्रिटल बोन्स है इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअल में ये होता है कि बहुत ही आसानी से हड्डियाँ टूट जाती हैं, बहुत ही आसानी से हड्डियाँ फ्रैक्चर हो जाती हैं। इवन यदि ज़ोर से छींके या ज़ोर से खांसे या ज़ोर से हंसे तो भी पसलियों की हड्डियाँ जो हैं वो टूट जाती हैं। इतनी ज़्यादा नाजुक सी बोन्स होती हैं। जिनको भी ये बीमारी से पीड़ित होते हैं जो लोग भी, उनमें ये समस्या होती है। तो उस वजह से ये भी किस पर कन्फाइंड हो चुके हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये भी एक व्हील चेयर पर कन्फाइंड है। तो फिरदौस कांगा ये भी एक डिफरेंटली एबल्ड पर्सन होगा, स्टीफन हॉकिंग्स भी एक डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है। लाइक हॉकिंग, कांगा मूव्स अराउंड इन अ व्हील चेयर। तो हॉकिंग्स की तरह ही ये क्या करते थे, ये व्हील चेयर का इस्तेमाल करते थे मूव अराउंड करने के लिए, इधर उधर घूमने के लिए।
इन दोनों के बीच की मीटिंग है और इन दोनों की बीच की ये जो मीटिंग है इसको बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है फिरदौस कांगा ने अपनी इस स्टोरी में। ठीक है, अब आगे आप देखें तो क्या लिखा हुआ है, द टू ग्रेट मैन एक्सचेंज थॉट्स ऑन व्हाट इट मीन्स टू लिव लाइफ इन अ व्हील चेयर। अब चूंकि दोनों में एक समानता आपको नजर आ रही है कि दोनों ही व्हील चेयर पर हैं, तो दोनों अपने थॉट्स एक्सचेंज करते हैं बातचीत के दौरान कि कैसा लगता है एक डिफरेंटली एबल्ड पर्सन को जब उसकी लाइफ व्हील चेयर पर कन्फाइंड हो गई है, एंड ऑन हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्टेड टू द डिसेबल्ड। और सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल, लोग जो अपने आप को नॉर्मल कहते हैं, वो लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं ऐसे डिसेबल्ड पर्सन्स को देखकर। तो आसान ज़िंदगी नहीं होती, बहुत ही मुश्किल सी लाइफ होती है, क्योंकि इन्हें बेचारी नज़र से देखा जाता है और किसी को भी ये बात पसंद नहीं होती कि उसे सिंपैथी के साथ देखा जाए। आप उसे एनकरेज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात बात पर एनकरेज करना कई बार ये चीज़ क्या करती है, एक टीस की तरह रह जाती है ये मन में। तो यही सारी इनके साथ में इन लोगों ने कैसे स्ट्रगल किया, अपना नाम बनाया, कैसे अपनी लाइफ को सर्वाइव किया, उसके अलावा इनको कैसा फील होता था जब लोग अलग से रिएक्ट करते थे इन्हें देख के, तो वही सारा डिस्क्रिप्शन आपको ये जो स्टोरी है इस स्टोरी में मिलने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, अब आगे देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। देखिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। अब देखिए स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो स्टोरी देख रहे हैं, ये स्टोरी है अ विजिट टू कैम्ब्रिज। तो ये अ विजिट टू कैम्ब्रिज जो है ये सेपरेट स्टोरी है या ये किसी स्टोरी का पार्ट है। आपने ये जो आपने देखा ना, अभी नाम सुना आपने एक डिफरेंटली एबल्ड पर्सन का, जो कि है फिरदौस कांगा। फिरदौस कांगा की एक ऑटोबायोग्राफी जैसी है, ऑटोबायोग्राफी ही बोलेंगे आप, सेमी ऑटोबायोग्राफी बोलेंगे। सेमी ऑटोबायोग्राफी इसलिए बोल रही हूँ मैं क्योंकि उनकी खुद के द्वारा लिखी हुई जीवनी तो है, लेकिन उसमें पूरी जीवनी नहीं है, थोड़ा सा पार्ट है उनके जीवन का, एक थोड़े से इंसिडेंट्स हैं। तो वो जो जीवनी उन्होंने लिखी है ऑटोबायोग्राफी, वो है फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स। फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स इस नाम की एक किताब इन्होंने लिखी, फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स, और इस किताब का एक चैप्टर है जो है अ विजिट टू कैम्ब्रिज। तो फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स इस किताब का एक चैप्टर है जो कि है अ विजिट टू कैम्ब्रिज, और इसमें इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आई होप आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कौन मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि स्टोरी होने वाली, क्योंकि पहली बात तो ये रियल बेस्ड है, दूसरी बात ऑटोबायोग्राफी है, पूरी ऑटोबायोग्राफी ना बोले तो भी क्या है, एक पार्ट है उनकी बायोग्राफी का, उनकी जीवनी का एक पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी इस स्टोरी को। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफॉर टू इंग्लैंड एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स। अब देखो बोला जा रहा है, फिरदौस कांगा ये बात बोल रहे हैं, जब ये कैम्ब्रिज गए तो कैम्ब्रिज इनके लिए एक मेटाफॉर हुआ करता था इंग्लैंड का। मेटाफॉर का मतलब क्या होता है, मेटाफॉर का मतलब है रिप्रेजेंटेटिव, मतलब ये मानते थे ऐसा कि इंग्लैंड मतलब कैम्ब्रिज, जैसा कैम्ब्रिज है वैसा ही पूरा इंग्लैंड है। लेकिन एक बात बहुत ही अजीब इन्हें लगी कि जब ये वहां से जा रहे थे तो वहां पर बहुत सारी चीजें इन्हें बदलती हुई नजर आई। उनको वैसे का वैसा जो कैम्ब्रिज है वैसे का वैसा नहीं लगा, बल्कि बहुत ज्यादा बदला हुआ लगा। बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर। और रीजन क्या था, इन्हें क्यों बदला हुआ लग रहा था कैम्ब्रिज, क्योंकि ये वहां पर स्टीफन हॉकिंग से मिले। ठीक है, इट वॉज ऑन अ वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड मेंशन्ड स्टीफन हॉकिंग, poor man who is quite disabled now, though he is a worthy successor to Isaac Newton, whose chair he has at the university। अब देखिए इसको थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके हम बोलते हैं, ये गए थे टूर पर कैम्ब्रिज में, कैम्ब्रिज की टूर पर ये गए थे, और जब ये अपने टूर कर रहे थे तो उस समय इनका जो गाइड था उसने मेंशन किया स्टीफन हॉकिंग के बारे में। और स्टीफन हॉकिंग के बारे में उन्होंने इस तरीके से मेंशन नहीं किया कि ये एक बहुत ही महान साइंटिस्ट है या जिन्होंने एस्ट्रोफिजिक्स में बहुत ज़्यादा काम किया, ऐसे व्यक्ति हैं। उन्होंने इन्हें बेचारे की तरह वहां पर इनके सामने रिप्रेजेंट किया। उन्होंने बोला कि पुअर मैन है जो हु इज क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, जो आप बहुत ज्यादा डिसेबल हो चुके हैं। और उसके बाद उन्होंने बोला दो ही इज अ वर्दी सक्सेसर ऑफ आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन का नाम आप सभी जानते हैं, ये भी महान साइंटिस्ट थे। इन्होंने बोला, वो गाइड ने बोला कि हालांकि ये जो स्टीफन हॉकिंग है ये एक बहुत ही वर्दी सक्सेसर है आइजैक न्यूटन का। सक्सेसर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, मतलब कोई पोस्ट है उस पर उसके बाद आने वाले को बोला जाता है उत्तराधिकारी। तो आइजैक न्यूटन को रिप्लेस जो कर सकता है वो उसके लिए एक वर्दी नाम है स्टीफन हॉकिंग, होस्ट शेयर ही हैज एट द यूनिवर्सिटी। तो स्टीफन हॉकिंग ने वही पोस्ट ली है उसी यूनिवर्सिटी में जिस पोस्ट पर कभी आइजैक न्यूटन हुआ करते थे। तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन दिया गाइड ने, तो उन्हें बहुत बेचारा बना के उन्होंने उनका इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट किया। एंड आई स्टार्टेड बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कंप्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट
and the author of A Brief History of Time, one of the biggest bestsellers ever lived here। तो यहाँ से क्या किया है, यहाँ से एक मन बना लिया है जो फिरदौस कांगा है, उन्होंने एक मन बना लिया कि मुझे इनसे मिलना है। क्यों मिलना है? क्योंकि मैं पूरी तरीके से पहले तो भूल चुका था कि कैम्ब्रिज में एक इतने महान व्यक्ति रहते हैं जो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, साथ ही साथ वो क्या है, ऑथर है एक बहुत ही बड़ी बेस्ट सेलर की। बेस्ट सेलर का मतलब क्या होता है? एक ऐसी किताब जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और जो बहुत ज़्यादा बिकी है। उस बुक का नाम था अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, और ये जो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम है ये लिखी थी स्टीफन हॉकिंग ने। तो यहाँ से मन में आ जाता है किसके, फिरदौस कांगा के, अब तो कि मैं यहाँ से मिलके ही जाऊँगा स्टीफन हॉकिंग से। When the walking tour was done, I rushed to a telephone booth। अब ऑथर आगे बोल रहे हैं कि जैसे ही वॉकिंग टूर इधर उधर देखना ख़त्म हुआ, वैसे ही मैं दौड़ के गया, वैसे ही मैं जल्दी से पहुँचा, क्विकली पहुँचा एक फ़ोन बूथ पर, ऑलमोस्ट टीयरिंग द कॉर्ड सो इट कुड रीच मी आउटसाइड। अब देखिए ये जो है फिरदौस कांगा, ये भी किस पर है, व्हील चेयर पर है। ये जल्दी जल्दी जाते हैं फ़ोन बूथ पर। आपने देखा होगा कि थोड़े समय पहले तक हमारी इंडिया में भी टेलीफोन बूथ्स यूज़ होते थे, और टेलीफोन बूथ्स में क्या होता था, मैकेनिकल वाले टेलीफोन्स यूज़ हुआ करते थे, जिसमें आप ऐसे डायल घुमा घुमा के नंबर लगाते हैं और फिर आप उससे रिसीव करते हैं। मतलब मोबाइल फ़ोन्स नहीं है, कॉर्डलेस नहीं है, उसमें क्या होती थी, एक कॉर्ड होती थी। तो ये जो है फिरदौस कांगा ये बूथ के पास गए, लेकिन बूथ के अंदर शायद इनकी व्हील चेयर नहीं जा पाई, तो इन्होंने जैसे तैसे करके रिसीवर को उठाया और बाहर तक खींचा। तो बाहर तक खींचा तो इनका ऐसा लगा कि कॉर्ड बिल्कुल टूटने ही वाली है, तो इन्होंने जल्दी से बाहर उसको खींचा और इन्होंने डायल किया किसका नंबर, स्टीफन हॉकिंग के हाउस का नंबर डायल किया, फोन स्टीफन हॉकिंग्स हाउस। अब क्या हुआ वहाँ पर, देयर वाज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन पर फोन किसने उठाया, उनका एक असिस्टेंट है स्टीफन हॉकिंग्स का, उन्होंने फ़ोन को रिसीव किया। एंड आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया। और आगे फिरदौस कांगा ने उनसे बोला कि मैं व्हील चेयर से इंडिया तक आया हूँ, व्हील चेयर से आया हूँ इंडिया तक। Perhaps he thought I had propelled myself all the way। अब यहाँ पर ऑथर बोल रहे हैं एक सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ कि हो सकता है कि मेरा सेंटेंस का जो फॉर्मेशन था वो गलत था। उन्होंने दिमाग में ये नहीं सोच लिया हो कि मैं व्हील चेयर से इंडिया से यहाँ तक बैठ कर आया हूँ, मैं व्हील चेयर से ट्रैवल करके नहीं आया हूँ, मैं तो फ्लाइट से आया हूँ, लेकिन हो सकता है मेरा सेंटेंस फॉर्मेशन गलत हो, उन्होंने ये सोच लिया हो। आगे ऑथर बोलते हैं टू राइट अबाउट माई ट्रैवल्स इन ब्रिटेन। यही बात उन्होंने बोली कि मैं क्यों आया हूँ ब्रिटेन, मैं इसलिए आया हूँ कि मैं अपने ट्रैवल्स ब्रिटेन के लिए, मेरे जो ट्रैवल्स हैं, जो भी मैंने सफ़र किया उसको मैं राइट कर सकूँ, क्योंकि मैं एक ऑथर हूँ, उसको मैं लिख सकूँ। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, और मैं प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना चाहता हूँ। इवन 10 मिनट्स वुड डू, सिर्फ 10 मिनट भी काफ़ी है मेरे लिए। आगे से आवाज़ आती है, वो जो असिस्टेंट है वो बोलता है हाफ एन आवर, आपको आधा घंटा दिया जाता है। ही सेड, किसने बोला, ये असिस्टेंट ने बोला स्टीफन हॉकिंग के। फ्रॉम 3:50 to 4, आज उन्होंने टाइम भी बता दिया कि आपको 3:30 से 4 बजे तक का आधा घंटे का समय हम देते हैं स्टीफन हॉकिंग से मिलने का। अब आगे क्या होता है, एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर। ऑथर आगे बोल रहे हैं सडनली मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं पूरी तरीके से कमज़ोर हो गया हूँ। आप देखिए जनरली आपने देखा होगा कि यदि हम किसी के बहुत बड़े फ़ैन हैं, पहली बात तो हमें उम्मीद ही नहीं होती कि हमें क्या होगा, कभी हमें उनसे बात करने का मौका मिलेगा। यदि हम उनसे बात करने का मौका मिला तो हम उस समय हमारे दिमाग में कोई वर्ड नहीं आ रहा होता, हम कुछ बोल नहीं पाते। पहले हम कुछ भी सोचते रहें कि हम उनसे ये बोलेंगे वो बोलेंगे, जब वो हमारे सामने है या जब हम उनसे बात करें तो हमारे दिमाग में क्लिक नहीं होता कि हम उनसे क्या बात करें। तो यही वाली जो फीलिंग है, वही वाली फीलिंग किसके दिमाग में आ रही है, अभी फिरदौस कांगा के दिमाग में आ रही है। और उन्हें कैसा फील हो रहा है, बहुत वीक सा फील हो रहा है। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड यू गेट फेड अप विथ पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव। आगे वो बोल रहे हैं कि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं और आप एक डिसेबल्ड पर्सन है, मतलब आप में कोई डिसेबिलिटी है, तो आप बहुत फेड अप हो जाते हैं इस बात से, आप बहुत उब जाते हैं इस बात से कि लोग बार बार आपसे आके कहते हैं कि तुम्हें बहादुर बनना है, तुम्हें बहादुर होना है। कैसे बोलते हैं वो बहादुर होना है, एज इफ यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक। और इस तरीके से लोग आपको बोलते हैं कि तुम्हें बहादुर बनना है जैसे आपके पास एक करेज अकाउंट है जिसमें से आप एक चेक विड्रॉ नहीं कर पा रहे क्योंकि आप इतने आलसी हैं कि उस चेक पर आप साइन नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें क्या बोल रहे हैं, फिरदौस कांगा बोल रहे हैं कि कितना बुरा लगता है, मैं उब चुका हूँ बार बार ये बात सुनते हुए कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना, तुम्हें ब्रेव रहना। अरे भाई हम स्ट्रॉन्ग हैं, हम ब्रेव हैं, आप हमें बार बार आके क्यों याद दिला रहे हैं। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर इज सीइंग समबडी लाइक यू। केवल एक ही चीज़ है जो आपको स्ट्रॉन्ग बना सकती है, वो ये है कि आप किसी को अपने जैसा देखें, अचीविंग समथिंग ह्यूज, जो आपकी तरह है लेकिन वो बहुत बड़ा कुछ अचीव कर रहा है। तो ये जो मोटिवेशन है, ये मोटिवेशन आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। देन यू नो हाउ मच इज़ पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड। और तब आपको पता ये बात समझ में आती है कि आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो अपार हैं, आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं। और जो कभी आपने अचीव
अचीव करने का नहीं सोचा था उस चीज़ को भी आप अचीव कर सकते हैं, और ये जो मोटिवेशन है ये हेल्प करता है उस चीज़ को अचीव करने में। तो लोगों का बार बार कहना कि आपको ब्रेव होना है, आपको स्ट्रांग रहना है, ये आपको स्ट्रांग नहीं बनाता। आपको स्ट्रांग बनाता है वो मोटिवेशन, जब आप किसी अपने जैसे व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी चीज़ अचीव करते हुए देखते हैं। तो ये सारी बातें फिरदौस कांगा बोल रहे हैं। आई हैवंट बीन ब्रेव said his disembodied computer voice the next afternoon। अब देखिए यही बात I have had no choice, यही बात जाके शायद किससे पूछी इन्होंने, स्टीफन हॉकिंग से पूछी, और स्टीफन हॉकिंग ने ये बात बोली कि I haven't been brave, मैं कभी भी बहादुर नहीं रहा। said his embodied computer voice, अभी आपको मैंने थोड़ी देर चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि स्टीफन हॉकिंग जो है वो बात कैसे किया करते थे, वो बात करते थे व्हील चेयर पर बैठे बैठे, वो जो भी उन्हें बोलना है उसको टाइप करते थे और एक आवाज़ मशीन वॉइस निकलती थी। तो वही जो कंप्यूटर वॉइस है उसने ये बोला कि मैंने कभी कोशिश नहीं की बहादुर बनने की, आई हैव हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, मुझे बहादुर बनना ही था। Surely I wanted to say living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice। तो ये क्या आपकी चॉइस थी कि आपका डिसइंटीग्रेटिंग जो आपकी बॉडी पूरी तरीके से टूट फूट चुकी है इसके साथ रहना क्या आपकी चॉइस थी? मैं ऐसा बोलना चाहता था, बट आई केप्ट क्वाइट। ऑथर बोल रहे हैं कि मैं ये सब बोलना चाहता था लेकिन मैं चुप हो गया वहाँ पर, बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम। लेकिन क्योंकि ऐसा मैं चुप क्यों हो गया, क्योंकि जितनी बार मैं उनसे बात कर रहा था उतनी बार मुझे अपने आप पर गिल्टी फील हो रही थी, फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि मैं जितनी बार बोलता, मैं उनसे क्वेश्चन पूछता तो वो आंसर देने की कोशिश करते स्टीफन हॉकिंग, और उतनी बार उन्हें अपने आप को फोर्स करना पड़ता कुछ टाइप करने के लिए, और ये बात मुझे क्या कर रही थी, गिल्टी फील करा रही थी कि मैं उनसे मेहनत करवा रहा हूँ। देयर ही वॉज टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड ट्राइंग टू फाइंड आउट वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स। वही चीज़ उन्होंने आगे डिस्क्राइब करी फिरदौस कांगा ने कि वो क्या कर रहे थे, एक छोटा सा स्विच था उनके हाथ में जिसको वो टैप कर रहे थे और अपने कंप्यूटर में वर्ड्स को ढूंढने की कोशिश करते थे हर एक मूव में, और अकेला एक ही पार्ट है जो उनका मूव कर रहा है उनकी बॉडी में, वो है उनकी लॉन्ग पेल कलर की जो फिंगर्स हो चुकी हैं, वो अकेला मूव होता हुआ पार्ट है। तो वो किस तरीके से वर्ड्स को ढूंढते थे, वहाँ पर टाइप करते थे, तो ये सारी चीज़ें इतनी मुश्किल में उनको डालना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं चुप ही हो जाता हूँ क्योंकि फिर वो उनको कुछ जवाब लिखना पड़ेगा। एवरी सो ऑफन हिज आइज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एक्सॉस्शन, और एवरी सो ऑफन थोड़ी थोड़ी देर में अगर स्टीफन हॉकिंग्स को ऐसा हो रहा था कि जब उन्हें कुछ टाइप करना होता था और करते करते वो थक जाते थे या उन्हें कोई वर्ड नहीं मिल रहा है तो उनकी आंखें वो बंद कर लेते थे फ्रस्ट्रेटेड एक्सॉस्शन के कारण। फ्रस्ट्रेटेड एक्सॉस्शन मतलब वो थक जाते थे और फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, तो वहाँ पे वो क्या करते थे, अपनी आंखें बंद कर लेते थे। एंड सिटिंग अपोजिट टू हिम आई कुड फील हिज एंग्विश, और उनके सामने बैठे हुए ऑथर बोल रहे हैं कि मैं उनके इस एंग्विश, ये जो एंजाइटी है, ये जो गुस्सा है, इसको मैं बहुत अच्छे से फील कर सकता था। द माइंड बोइंड विथ थॉट्स दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस स्टिफ एज कॉप्सेस। अब चूंकि ये ऑथर हैं तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स इन्होंने यूज़ किए हैं। यहाँ पर एक और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड इन्होंने यूज़ किया है, द माइंड बोइंट। बोइंट का मतलब है इंटेंसली एक्टिव एंड वाइब्रेंट, मतलब माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं। दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस, जो कैसे आते हैं, फ्रोजन फ्रेजेस की तरह बाहर आते हैं। एंड सेंटेंसेस स्टिफ ऑन कॉप्सेस, और सेंटेंसेस मरे हुए सेंटेंसेस की तरह। कॉप्सेस का मतलब क्या होता है, डेड बॉडीज, तो डेड बॉडीज की तरह जो सेंटेंसेस निकल रहे हैं उसकी तरह वो बाहर आते हैं। मतलब थॉट्स तो बहुत कुछ है दिमाग में, लेकिन उसको इतना ज़्यादा टाइप करना, उसके बाद उसको ढूंढना, तब तक वो मर जाते हैं, उसकी जो फीलिंग है सेंटेंस की वो मर जाती है। अ लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक दैट डिसेबल्ड पीपल आर क्रॉनिकली अनहैप्पी। ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि इन्होंने, ज़्यादातर लोगों को आपने देखा होगा कि उनको क्या लगता है कि जो डिसेबल्ड पीपल हैं वो हैप्पी नहीं रहते, वो क्रॉनिकली अनहैप्पी रहते हैं, मतलब बहुत समय से अनहैप्पी। क्रॉनिकली का मतलब होता है काफ़ी समय से, काफ़ी समय से अनहैप्पी रहते हैं। ऐसा बोला फिरदौस कांगा ने किसे, स्टीफन हॉकिंग को बोला। आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ, आर यू ऑफन लॉफिंग इनसाइड। अब स्टीफन हॉकिंग आगे बोलते हैं कि मुझे पता है कि ये सत्य नहीं है, मैं अपने आप को लिख कर बताऊँ तो मुझे पता है कि ये बिल्कुल सच नहीं है। क्या तुम कभी अंदर से हंसे हो, क्या तुमने कभी अंदर से हंसा नहीं, क्या तुम अक्सर अंदर से हंसते नहीं हो। ये सारी चीज़ें बोली स्टीफन हॉकिंग से। अबाउट 3 minutes लेटर ही रिस्पॉन्डेड, आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी। आगे उन्होंने 3 minutes के बाद ये रिस्पॉन्ड दिया कि मुझे ये चीज़ बहुत अम्यूज़ कर देती है, बहुत खुशी से भर देती है जब पीपल मुझे पैट्रोनाइज करते हैं। पैट्रोनाइज मतलब मुझे एक आइडल की तरह फील करवाते हैं। And do you find it annoying when someone like me comes and disturbs you in your work? अब ऑथर बोल रहे हैं यहाँ पर फिरदौस कांगा कि क्या आपको ये अनोइंग नहीं लगता, क्या ये बात आपको चिढ़ाती नहीं है कि मेरे जैसे लोग आपको आपके काम में डिस्टर्ब करें।
अब देखो द आंसर फ्लैश्ड यस, अब यहाँ पर स्टीफन हॉकिंग ने आंसर दिया यस. देन ही स्माइल्ड his one way smile and I knew without being sentimental or silly that I was looking at one of the most beautiful men in the world. अब देखिए यहाँ पर फिरदौस कांगा बोल रहे हैं कि यस बोलते हुए उन्होंने थोड़ा सा स्माइल किया स्टीफन हॉकिंग ने, और स्टीफन हॉकिंग की आंखों में जब देखा उन्होंने फिरदौस कांगा ने, तो उन्हें ये चीज़ फील हुई कि मैंने दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल मैन को देखा है, क्योंकि उन्होंने उनको स्माइल करते हुए देखा. द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज़ शॉकिंग बिकॉज ही इज़ लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ. जब पहली बार जैसे ही मैं गया उस रूम में और मैंने उन्हें देखा तो उनका जो ग्लिम्स था, पहला ग्लिम्स, वो शॉकिंग था, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा था कि कोई स्टिल फोटोग्राफ जैसा है जिस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी तो पूरी बॉडी पैरालाइज्ड है ना, तो वो कोई एक्सप्रेशन भी नहीं दे पा रहे थे, वो बिल्कुल एक ही नज़र से देख रहे थे. एज इफ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ him in magazines and newspapers have turned 3-dimensional. ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने अभी तक मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में उनकी जितनी भी फोटोज़ इमेजेस देखी थी वो अब 3-डायमेंशनल में कन्वर्ट हो चुकी हैं. 2-डायमेंशनल और 3-डायमेंशनल आप लोग समझते होंगे. किसी भी कॉपी में आप जब दो सरफेस पे देख रहे होते हैं, मतलब केवल 2 डायमेंशन में देख रहे हैं, आपको लेंथ दिख रही है और ब्रेड दिख रही है, तो ये है 2 डायमेंशनल. और 3 डायमेंशनल क्या हो जाता है, जब अपनी आंखों से आप रियलिटी में उसको विजन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, मतलब आपको हाइट भी दिख रही है, ब्रेथ भी दिख रही है, लेंथ भी दिख रही है, मतलब टोटल जो 3 डायमेंशन है वो आपको नजर आ रहे हैं. तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर ऑथर कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में अभी तक जो 2 डायमेंशनल में उनकी इमेजेस पिक्चर्स देखता था वो अब 3 डायमेंशनल में बदल चुकी हैं. आगे क्या लिखा ऑथर ने, देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज इनटू अ स्लम्प, द टॉर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, द वेस्टेड लेग्स. यू लुक एट हिज आईज विच कैन स्पीक still and they are saying something huge and urgent. It is hard to tell what, but you are shaken because you have seen something you never thought could be seen. अब आगे ऑथर अपना जो फर्स्ट अपीयरेंस था उनका उसको ही डिफाइन कर रहे हैं. वो बोल रहे हैं देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज इनटू अ स्लम्प. उसके बाद आप क्या करते हैं, आपको दिखता है कि वो अपने हेड को थोड़ा सा साइडवेज टर्न कर रहे हैं. द टॉर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट. पेल ब्लू शर्ट उन्होंने पहन रखी थी. टॉर्सो का मतलब है अपर पार्ट ऑफ द बॉडी. अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को टॉर्सो बोला जाता है, तो वो यही बोल रहे हैं द टॉर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, द वेस्टेड लेग्स. लेग्स बिल्कुल वेस्ट जैसे दिख रहे हैं क्योंकि वो काम नहीं कर रहे हैं, और टॉर्सो ऐसा दिख रहा है जैसे वो श्रंक हो चुका है, अपर बॉडी पार्ट श्रंक हो चुका है उनकी ब्लू शर्ट में, और सिर्फ उनका हेड ऐसा ट्विस्ट हुआ है. यू लुक एट हिज आईज विच कैन स्पीक. आप उनकी आंखों को देख रहे हैं जो बोल सकती हैं स्टिल, एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट. और ऐसा लग रहा है उनको देखते हुए कि उनकी आंखें बहुत कुछ बड़ा सा, कुछ बहुत अर्जेंट सा बोलना चाह रही हैं. इट इज़ हार्ड टू टेल वॉट, और ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो क्या कहना चाह रही थी उनकी आंखें. बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन. लेकिन जो व्यक्ति उनसे मिल रहा है, जैसे फिरदौस कांगा जब उनसे मिले तो उनके लिए ये जो एक्सपीरियंस है ये अंदर तक हिलाने वाला था. यू आर शेकन उन्होंने बोला, ये अंदर तक हिलाने वाला था क्योंकि आपने कुछ ऐसी पर्सनैलिटी पहली बार देखी है. बिफोर यू लाइक अ लैंटेन हुज वॉल्स आर worn so thin you glimpse only the light inside is the incandescence of a man. अब देखिए incandescence का मतलब होता है इनर ग्लो और लाइट. लाइट को बोला जाता है इनकैंडेसेंस. तो बोला जा रहा है ये कैसा दिख रहा है आपको, एक लैंटेन की तरह दिख रहा है. जो है स्टीफन हॉकिंग्स वो कैसे नज़र आ रहे हैं, कि लैंटेन की तरह नज़र आ रहे हैं जिनकी जो आउटर वॉल्स हैं वो वॉर्न हो गई हैं, जो ख़राब हो गई हैं. यू ग्लिम्स ओनली द लाइट इनसाइड. और आपको उनकी आंखों में से क्या दिख रहा है, एक चमक दिख रही है कि जैसे उनकी आंखें बहुत बोलना चाह रही हैं, तो उनकी आंखें ऐसी दिख रही हैं कि लैंटेन के अंदर की जो लाइट होती है वो लाइट की तरह उनकी आंखें नज़र आ रही हैं. इज़ द इनकैंडेसेंस ऑफ ए मैन. और वो जो रोशनी है वो उस मैन के अंदर की रोशनी है. The body almost irrelevant exists only like a case made of shadows, so that I no believer in eternal souls know that this is what each of us is. और ये बोल रहे हैं कि मैं इटर्नल सोल्स में तो बिलीव नहीं करता, लेकिन मैं इटर्नल सोल्स में तो बिलीव नहीं करता, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हम दोनों जो हैं वो काफ़ी कुछ एक जैसे हैं. एवरीथिंग एल्स एंड एसेसरी. और बाकी सब जो कुछ भी है, वो जो इनकैंडेसेंस वाली लाइट है वो ही नेसेसरी है. बाकी सब जितनी भी चीज़ें हैं वो महज एसेसरी हैं. एसेसरी का मतलब क्या होता है, नॉट एसेंशियल बट एक्स्ट्रा, दो डेकोरेटिव. तो जो चीज़ें, जो पूरी बॉडी है वो क्या है, केवल एक एसेसरी है जो रिक्वायर्ड नहीं है, बस उसको एक डेकोरेशन के लिए उसकी ज़रूरत है. तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन दिया फिरदौस कांगा ने स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में. व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर. अब इन्होंने ये बात पूछी कि आपको क्या लगता है डिसेबल्ड होने की सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे पॉजिटिव पॉइंट क्या है डिसेबल्ड होने का. ये क्वेश्चन पूछा फिरदौस कांगा ने स्टीफन हॉकिंग से. आई डोंट थिंक देयर
देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। मैंने बोला मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी अच्छा है डिसेबल्ड होने में, कोई भी नहीं चाहता डिसेबल्ड होना और इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। आई थिंक आई सेड यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड। आगे फिरदौस कांगा बोल रहे हैं आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आप डिस्कवर करते हैं कि वर्ल्ड में कितनी काइंडनेस है, कितने दयालु लोग हैं। यस ही सेड, उन्होंने इसका जवाब दिया यस इट वॉज अ डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर दैट इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, नो शेड्स और टोन एंड आई कुड नॉट टेल हाउ एंथुसियास्टिकली ही अग्रीड विथ मी। अब देखिए चूंकि वो जो बोल रहे थे, उनकी जो आवाज़ आ रही थी स्टीफन हॉकिंग की, वो एक मशीन वॉइस थी, मतलब कंप्यूटर का साउंड वो आ रहा था। तो कंप्यूटर साउंड में कोई टोन नहीं होती। जब हम बहुत उत्साह के साथ बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी आवाज़ को बढ़ा देते हैं। जब हम थोड़ा सा लो फील करते हैं तो हम अपनी आवाज़ को थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर की वॉइस आ रही है उसमें ये उतार चढ़ाव नज़र नहीं आ रहा, सुनाई नहीं दे रहा फिरदौस कांगा को। तो वो समझ ही नहीं पाए और उन्होंने इस चीज़ को मिस किया बहुत ज़्यादा कि शायद वो आई थिंक या फिर यस वो बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिकली बोलते, लेकिन कंप्यूटर की वॉइस में वो भी बहुत ही धीमा सा उनको फील हुआ। इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस इन स्पीकिंग। तो राइज और फॉल जो उतार चढ़ाव होता है जब हम बोल रहे होते हैं हमारी आवाज़ में, उसको इन्फ्लेक्शन बोला जाता है। Every time I shifted in my chair or turned my wrist to watch the time, I wanted to make every one of our 30 minutes count. अब बार बार फिरदौस कांगा को बार बार ये बात याद आ रही है कि मेरे पास केवल 30 मिनट्स हैं। वो जितनी बार अपनी चेयर को टर्न करके अपनी हाथ में रखी लगी हुई, अपनी कलाई में लगी हुई वॉच को देखते हैं तो उनके दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है, इस 30 मिनट्स का जो एक एक मिनट है वो मुझे काउंट करना है। काउंट करना है मतलब उसको वैल्यूएबल बनाना है। अब आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ एंड एक्सिलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी। और उसको उनको देख के उनको बहुत ज़्यादा अपने आप में ह्यूज रिलीफ मिला और उनको एक एक्सिलरेशन, एक बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली अपनी बॉडी की पॉसिबिलिटीज़ को लेकर कि मेरी बॉडी में तो बहुत सारी संभावना है। हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड। और अब ये कोई मैटर ही नहीं करता कि मैं वॉक भी नहीं कर सकता और मैं इवन खड़ा भी नहीं हो सकता। आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लिच फॉर मी। अब यहाँ पर फिरदौस ने बोला, किससे बोला, स्टीफन हॉकिंग से बोला कि आप किस तरीके से मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है, मैं आपको बता नहीं सकता। एंड श्योरली फॉर अदर्स डिड दैट थॉट हेल्प हिम। और ये जो आपका बॉडी है या फिर आपका ये जो थॉट है, आपका इतना ज़्यादा अचीवमेंट जो है, ये बाकी के लोगों के लिए भी श्योरली एक इंस्पिरेशन ही होगी। ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं फिरदौस कांगा हमारे स्टीफन हॉकिंग से। नो ही सेड एंड आई थॉट हाउ फूलिश आई वॉज टू आस्क। अब आगे इसका जवाब दिया स्टीफन हॉकिंग ने, नो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। व्हेन योर बॉडी इज अ क्लॉस्ट्रोफोबिक रूम एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोअर डे बाय डे, इट डजंट डू मच गुड टू नो दैट देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विथ एडमायरेशन टू सी यू ब्रीदिंग स्टिल। अब इतनी बड़ी बात यहाँ पर स्टीफन हॉकिंग ने बोली कि डिसेबल होने में कुछ भी अच्छा नहीं है, कोई पॉइंट बराबर भी कोई चीज़ अच्छी नहीं है। क्योंकि आप भले ये बात बोल रहे हैं कि आपको देख के लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, लेकिन आपको ये बात पता है कि आप आपकी बॉडी में फंसे हुए हैं, आप क्लॉस्ट्रोफोबिक रूम में फंसे हुए हैं। क्लॉस्ट्रोफोबिक का मतलब होगा जिसमें रोशनी नहीं आ रही, जिसमें सफोकेशन जैसा हो रहा है। तो आप एक रूम में फंसे हुए हैं, ऐसा रूम जिसकी वॉल्स नैरो होती जा रही हैं, सिकुड़ती जा रही हैं डे बाय डे, और आपको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग बाहर खड़े होकर आपको स्माइल कर रहे हैं आपको देख के, या फिर आपको देख के एडमायर हो रहे हैं, आपको एडमायर कर रहे हैं, आपको देखकर इंस्पायर हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती, क्योंकि ये कहीं से कहीं तक अच्छा नहीं है डिसेबल होना। Is there any advice you can give disabled people, something that might help make life better? अब यहाँ पे फिरदौस ने बोला कि क्या स्टीफन हॉकिंग आप कोई एडवाइस देना चाहते हैं डिसेबल्ड पीपल को जो उनकी लाइफ को और ज़्यादा बेहतर बना सके। दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन वॉट दे आर गुड एट। यहाँ पर स्टीफन हॉकिंग ने बोला कि उन्हें इसी बात पर कॉन्सेंट्रेट करना है कि वो किस काम में सबसे ज़्यादा बेहतर है, सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि डिसेबल्ड ओलंपिक्स होता है वो पूरी तरीके से वेस्टेज ऑफ टाइम है। डिसेबल्ड पीपल के लिए जो ओलंपिक्स होता है वो सही नहीं है। आई नो वॉट यू मीन, आई रिमेंबर द ईयर्स आई हैड स्पेंट ट्राइंग टू प्ले अ स्पेनिश गिटार कंसिडरेबली लार्जर देन आई वॉज। अब यहाँ पर फिरदौस बोल रहे हैं कि मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे ईयर्स इस बात में ख़राब कर दिए, स्पेंड कर दिए कि स्पेनिश गिटार को बजाने में, और वो जो स्पेनिश गिटार है वो स्पेनिश गिटार मेरी साइज से भी बड़ा था। एंड हाउ ग्लीफुली आई हैड अनस्ट्रिंग्ड इट वन नाइट,
और किस तरीके से मैंने उसको एक दिन अनस्ट्रिंग कर दिया, मतलब पूरी तरीके से तोड़ दिया। ग्लीफुली का मतलब है वेरी हैप्पीली, बस बहुत खुश होके मैंने उसको एक दिन पूरी तरीके से तोड़ दिया, क्योंकि मैंने इस बात का एक्सेप्ट कर लिया था कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। द हाफ आवर वॉज अप, अब आधा घंटा हो चुका है। आई थिंक आई हैव अनाउड यू इनफ, आई सेड ग्रिनिंग। अब यहाँ पर फिरदौस ने बोला स्टीफन हॉकिंग से कि मुझे लगता है कि मैंने आपको काफ़ी कुछ अनॉय कर दिया है, बहुत बहुत चिढ़ा दिया है। सेड ग्रिनिंग। थैंक यू फॉर, थैंक यू करके वो उठने लगे, थैंक यू फॉर मतलब वहाँ से जाने लगे। थैंक यू फॉर स्टे, आई वेटेड, हैव सम टी, आई कैन शो यू द गार्डन। अब यहाँ पर स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि आप चाय ले सकते हैं, मैं आपको अपना गार्डन दिखाता हूँ। द गार्डन वॉज अ बिग एज ए पार्क। उनका जो गार्डन था वो एक इतना बड़ा गार्डन था, एक पार्क से भी बड़ा। बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच रम्बलिंग अलॉन्ग इन हिज मोटराइज्ड व्हील चेयर व्हाइल आई डॉज टू कीप आउट ऑफ द वे। अब यहाँ पर स्टीफन हॉकिंग की जो व्हील चेयर है वो कैसी है, मोटराइज्ड व्हील चेयर है, मतलब वो ऑटोमेटिक व्हील चेयर है। तो स्टीफन हॉकिंग ने ये जो इतना बड़ा गार्डन है उनका, उसका एक एक पार्ट वहाँ पर उन्हीं के सामने कवर किया, हर एक पार्ट में वो गए उनको दिखाने के लिए। वी कुडंट टॉक वेरी मच, हम उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर पाए। द सन मेड हिम साइलेंट, जो सूर्य था उसने उन्हें साइलेंट कर दिया। द लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिसअपियरिंग इन द ग्लेयर, और उनकी स्क्रीन पर जो लेटर्स थे वो भी डिसअपियर होने लगे, इसीलिए वो चुप हो गए धूप में जाके। हम देखते हैं ना जनरली कि हम बहुत ज़्यादा रोशनी होती है, हम उस समय मोबाइल में कुछ देखना चाहते हैं तो हमें दिखाई नहीं दे रहा होता। तो यही काम है स्टीफन हॉकिंग के साथ कि जब वो धूप में गए तो उन्हें स्क्रीन पर कुछ अल्फ़ाबेट्स नहीं नज़र आ रहे थे, तो वो चुप हो गए क्योंकि वो कुछ बातचीत नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर। एन आवर लेटर वी वर रेडी टू लीव, अब आधे घंटे बाद हम वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आई डिडेंट नो वॉट टू डू, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, अब यहाँ पर इमोशनल हो रहे हैं फिरदौस, वो बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, ना तो मैं उन्हें किस कर सकता हूँ ना ही मैं रो सकता हूँ। आई टच हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इन टू द समर इवनिंग, उसके बाद मैंने बस इतना किया कि मैंने उनके शोल्डर को टच किया और मैं समर इवनिंग में बाहर आ गया। आई लुक्ड बैक, मैंने पीछे मुड़ के देखा, एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग, और मुझे पता था कि वो हाथ हिला रहे हैं। दो ही वॉजेंट, लेकिन वो नहीं हिला रहे थे क्योंकि वो तो पैरालाइज्ड है। वॉचिंग हिम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स, द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मैनी ईयर्स अलोन, आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर फॉर नाउ। अब इनको वॉच करते हुए इन्होंने ये देखा कि मेरे अंदर का जो सबसे ब्रेवेस्ट सेल्फ है वो मुझे नज़र आ रहा है, द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स, जिस तक मैं पहुँचना चाह रहा हूँ। और आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर, और मुझे पता है कि मेरी ये जो इंग्लैंड की जर्नी, ये जो कैम्ब्रिज की जर्नी है, ये अभी के लिए तो खत्म हो गई है, फॉर नाउ ये पूरी हो चुकी है। तो इस तरीके से चैप्टर 7 जो है वो आपका फिनिश होता है, जिसमें आपने पूरा एक डिटेल डिस्क्रिप्शन देखा, जिसमें फिरदौस कांगा ने उस अपने टूर को डिस्क्राइब किया है जिसमें उन्होंने कैम्ब्रिज को टूर किया था, या कैम्ब्रिज वो घूमने गए थे और वहाँ पे वो किससे मिले, स्टीफन हॉकिंग से मिले। तो यहाँ पर इतना ही था आपका चैप्टर 7 में। अब बात करते हैं हम लोग कॉम्प्रहेंशन चेक पर। तो कॉम्प्रहेंशन चेक में पहला क्वेश्चन जो है वो है, कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफॉर फॉर इंग्लैंड टू द राइटर। कैम्ब्रिज जो है वो इंग्लैंड का क्या था, मेटाफॉर था उनके लिए। आपको बताना है कि राइट सेंटेंस क्या है, 3 सेंटेंसेस है। कैम्ब्रिज वॉज अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड, दूसरा लिखा है इंग्लैंड वॉज फेमस फॉर कैम्ब्रिज, या फिर इंग्लैंड वॉज द रियल, कैम्ब्रिज वॉज द रियल इंग्लैंड। क्यों बोला था राइटर ने ऐसा कि कैम्ब्रिज जो है वो मेटाफॉर है इंग्लैंड का, ये इन तीनों में से कौन सा उसका सही आंसर है आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्यों बोला था उन्होंने इंग्लैंड वॉज फेमस फॉर कैम्ब्रिज, इंग्लैंड जो है वो किस बात के लिए फेमस है, कैम्ब्रिज के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, इसीलिए राइटर ने ये बोला था कि इंग्लैंड का मतलब कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज जो है वो एक तरीके से मेटाफॉर है, वो रिप्रेजेंटेशन है इंग्लैंड का। राइटर ने ये बात आपकी टॉपिक की स्टार्टिंग में बोली थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, द राइटर फोन्ड स्टीफन हॉकिंग्स हाउस। राइटर ने जो स्टीफन हॉकिंग्स के हाउस को कॉल किया था वो कहाँ से कॉल किया था आपको बताना है। फ्रॉम द नियरेस्ट फ़ोन बूथ, फ्रॉम आउटसाइड अ फ़ोन बूथ, या फिर फ्रॉम इनसाइड अ फ़ोन बूथ। कहाँ से उन्होंने कॉल किया था, वो सबसे पहले दौड़े दौड़े गए थे, उन्होंने सबसे नियरेस्ट फ़ोन बूथ से कॉल किया था, और बाहर खड़े रह के उन्होंने क्या किया, रिसीवर को बाहर खींचा, कॉर्ड को बाहर खींचा, और वहाँ पर बैठ कर उन्होंने बात की थी। क्योंकि बात की जाए यदि फिरदौस कांगा की, तो वो खुद भी डिसेबल पर्सन थे, मतलब वो चल फिर नहीं पाते थे, वो व्हील चेयर का यूज़ करते थे। थर्ड क्वेश्चन है आपका
स्क्रीन पर, एवरी टाइम ही स्पोक टू द साइंटिस्ट द राइटर फेल्ट गिल्टी बिकॉज, हर बार राइटर जब है साइंटिस्ट से बात कर रहा था, स्टीफन हॉकिंग से जब बात कर रहा था, तो उसे गिल्टी किस बात की फील हो रही थी? पहला, ही वॉजंट श्योर वॉट ही वॉन्टेड टू आस्क, दूसरा है ही फोर्स द साइंटिस्ट टू यूज हिज वॉइस सिंथेसाइजर, और तीसरा है ही वॉज फेस टू फेस विथ अ लेजेंड। तो किस वजह से जो राइटर है वो गिल्टी फील कर रहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, ही फोर्स द साइंटिस्ट टू यूज हिज वॉइस सिंथेसाइजर। आपने देखा था कि जो स्टीफन हॉकिंग्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो क्या थे? वो पूरी तरीके से डिसेबल थे, मतलब वो पैरालाइज्ड थी उनकी बॉडी, तो वो बोल नहीं पाते थे, तो वो बातचीत कैसे करते थे? उनके पास जो वॉइस सिंथेसाइजर था उसमें वो टैप करते थे वर्ड्स को, और उस वर्ड का साउंड फिर निकल के आता था। तो राइटर को इस बात की बहुत गिल्टी होती थी कि मैंने तो बहुत आसानी से अपनी बात बोल दी, लेकिन स्टीफन हॉकिंग्स को उसका जवाब देने में वर्ड्स को ढूंढना पड़ रहा है, लेटर्स को टाइप करना पड़ रहा है पैरालाइज्ड बॉडी के साथ। तो इसीलिए राइटर बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे थे और वो ज़्यादा बातें नहीं कर रहे थे स्टीफन हॉकिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, I felt a huge relief in the possibilities of my body. In the given context, the highlighted words refer to. यहाँ पर जो highlighted words हैं, I felt a huge relief. आपको बताना है कि क्या इसको refer कर रहा है। पहला है shifting in the wheelchair, turning the wrist. दूसरा है standing up, walking, या फिर speaking, writing. तो इसका सही आंसर हो जाएगा shifting in the wheelchair, turning the wrist. In the possibilities of my body. तो ये body की क्या possibilities हैं? उनकी body की स्टीफन हॉकिंग्स के लिए वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, और उनकी बॉडी की क्या पॉसिबिलिटीज थी कि वो व्हीलचेयर को शिफ्ट करें और अपनी रिस्ट को टर्न करें। तो आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माय बॉडी। ये वर्ड्स यूज़ किए थे स्टीफन हॉकिंग्स ने अपने आप के लिए कि मुझे काफ़ी रिलीफ मिलता है कि मैं एटलीस्ट इतना कर पा रहा हूँ, मैं अपनी व्हीलचेयर को शिफ्ट कर पा रहा हूँ और मैं अपनी रिस्ट को मोड़ पा रहा हूँ, एटलीस्ट इतनी चीज़ें, मेरा जो रिस्ट है वो पैरालाइज्ड नहीं है। तो यहाँ पर ही उन्हें इतनी पॉसिबिलिटी में ही काफ़ी कुछ पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, इतनी कैपेबिलिटी में ही काफ़ी कुछ पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, यहाँ पर पूछा गया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन जो है, डिड द प्रोस्पेक्ट ऑफ मीटिंग स्टीफन हॉकिंग मेक द राइटर नर्वस, इफ सो व्हाई। स्टीफन हॉकिंग से राइटर मिलने जा रहे हैं और ये जो प्रोस्पेक्ट है इसने उनको नर्वस कर दिया, इसका रीज़न क्या है? दूसरा है, डिड ही एट द सेम टाइम फील वेरी एक्साइटेड, इफ सो व्हाई। और नर्वस होने के साथ साथ क्या वो बहुत एक्साइटेड भी थे? अगर थे तो क्या उसकी वजह थी? तो पहले क्वेश्चन को आप कैसे आंसर करेंगे? द राइटर फेल्ट नर्वस बिकॉज ही वॉज डाउटफुल वेदर ही वुड बी ग्रांटेड द इंटरव्यू। नर्वस होने क्यों लग रहा था, फील हो रहा था? क्योंकि एक बहुत बड़े लेजेंड है स्टीफन हॉकिंग्स हैं, उनको पहले तो ये फील हो रहा था कि पता नहीं इनको मौका मिलेगा कि नहीं उनका इंटरव्यू करने का, उनको उनसे मिलने का मौका मिलेगा कि नहीं। इसीलिए आपने याद होगा कि जब असिस्टेंट ने कॉल पिक किया था स्टीफन हॉकिंग के घर पर, तो इन्होंने क्या बोला था कि मुझे 10 मिनट में मिल जाएंगे तो बहुत है। तब असिस्टेंट ने बोला था कि आपको आधा घंटा दिया जाता है, 3:30 से 4। तो ये बात आप देख चुके हैं। उसके बाद एक्साइटेड क्यों थे? ही फेल्ट एक्साइटेड एट द सेम टाइम बिकॉज ही हैड बीन देयर टू सी प्रोफेसर हॉकिंग फॉर हाफ एन आवर। और एक्साइटेड इसलिए हो गए थे क्योंकि असिस्टेंट ने बोला 10 मिनट नहीं, आपको आधा घंटे दिया जाता है, आप आराम से बात कीजिए, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गेस द फर्स्ट क्वेश्चन पुट टू द साइंटिस्ट बाय द राइटर। राइटर ने सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा था साइंटिस्ट से? उन्होंने पूछा था, राइटर्स फर्स्ट क्वेश्चन माइट बी अबाउट हॉकिंग्स डिसेबिलिटी एंड हाउ ही हैड एक्सेप्टेड इट। ये पूछा था कि आपने अपनी डिसेबिलिटी को किस तरीके से एक्सेप्ट किया, ये पूछा था राइटर ने पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, स्टीफन हॉकिंग सेड आई हैव हैड नो चॉइस। और इसके आंसर में स्टीफन हॉकिंग ने बोला था मेरे पास कोई दूसरी चॉइस ही नहीं थी, मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ा अपनी इस डिसेबिलिटी को, क्योंकि मैं जानबूझ के तो पैरालाइज नहीं हुआ, तो मेरे पास दूसरी चॉइस ही नहीं थी। तो लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज वीकनिंग बॉडी वॉज अ चॉइस। तो रियलिटी के साथ रहना और अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाना, ये बात बोली किसने? स्टीफन हॉकिंग ने। ये उनके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं थी, उन्हें ऐसा करना ही पड़ा। फोर्थ जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है, आई कुड फील हिज एंग्विश। व्हाट कुड बी द एंग्विश? मैं उनकी हड़बड़ाहट को, उनकी घबराहट को, या उनकी एंग्विश, उनकी चिड़चिड़ाहट को देख पा रहा था। तो उनकी जो चिड़चिड़ाहट है वो क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो प्रोफेसर हॉकिंग्स माइंड वाज फुल ऑफ ग्रेट आइडियाज बट ही कुडंट स्पीक देम आउट क्लियरली एंड फोर्सफुली। अब यही बात बोला गया कि एंग्विश की वजह क्या थी। पहली बात, वो किसका यूज कर रहे थे? वॉइस सिंथेसाइजर का यूज कर रहे थे। तो वॉइस सिंथेसाइजर में आपने देखा था कि पूरा प्लेन टोन आपकी नजर आती है, मतलब जब आप सिंपल बात करते हैं तो आपको जिस बात पर थोड़ा एम्फेसाइज करना है, आप थोड़ी टोन को जोर दे के बोलते हैं, लेकिन वॉइस सिंथेसाइजर में ये जोर नहीं दिया जाता, इमोशंस एक जैसे नज़र आते हैं। उसके बाद बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं प्रोफेसर हॉकिंग्स के दिमाग में, वो उनको बोलना भी चाहते हैं, लेकिन इतना कुछ लिखने में उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, तो इस वजह से भी वो उनको स्पीक नहीं कर पा रहे। तो ये उनकी चिड़चिड़ाहट की वजह है, ये बोला गया है यहाँ पर। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं हम।
What endeared the scientist to the writer so that he said he was looking at one of the most beautiful man in the world? आखिरी में आपने देखा था कि राइटर ने साइंटिस्ट के बारे में बोला कि मैंने साइंटिस्ट में सबसे खूबसूरत व्यक्ति देखा है इस दुनिया का। तो ये किस बात पर बोला था? आपको याद होगा स्टीफन हॉकिंग ने वन वे जो स्माइल दी थी, एक तरफ से जो स्माइल दी थी, उसके लिए ऑथर ने ये बात बोली थी। तो वही इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर हॉकिंग्स वन वे स्माइल। बहुत आसान आंसर है। 6th क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। Read aloud the description of the beautiful man. Which is the most beautiful sentence in the description? अब ये जो the beautiful man है, इसका जो पूरा डिस्क्रिप्शन दिया उसको आपको रीड अलाउड करना है, अच्छे से पढ़ना है और आपको देखना है कि उसमें सबसे प्यारा जो फ्रेज है वो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप देखेंगे द लाइन इज बिफोर यू लाइक अ lantern whose walls are worn so thin you glimpse only the light inside in the incandescence of a man. तो इस तरीके से ऑथर ने डिस्क्राइब किया था कि जैसे कोई लालटेन हो, लालटेन आपने घर में देखा होगा, उसकी वॉल्स पूरी तरीके से वॉर्न हो चुकी हैं, खराब हो चुकी हैं और थिन हो चुकी हैं, लेकिन आपको उसके अंदर से एक लाइट नज़र आ रही है। तो वही लाइट मुझे किसके अंदर से नज़र आ रही है? स्टीफन हॉकिंग के अंदर से। तो एक तरीके से उन्होंने किससे कंपेयर किया? उनको लालटेन से कंपेयर किया जिनकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड है, मतलब वॉर्न आउट हो चुकी है, लेकिन उनके अंदर के जो आइडियाज़ हैं वो अभी भी लाइटन अप हैं। तो ये उनकी ब्यूटी का कारण है, इस तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया था। 7th क्वेश्चन जो है वो ये है, इफ़ द lantern इज द मैन व्हाट वुड इट्स वॉल बी? अगर जो लालटेन है वो मैन है तो उसकी वॉल्स क्या है? तो आपने देखा कि स्टीफन हॉकिंग का जो स्केलेटन जैसी बॉडी है, फिजिकल स्ट्रक्चर जो है वो उसका वॉल है। ठीक है, तो इसका पहले का आंसर हो जाएगा द वॉल्स ऑफ द लॉन्टेन इन हॉकिंग्स केस वर हिज स्केलेटन लाइक फिजिकल स्ट्रक्चर। तो पूरा हड्डियों के ढांचे की तरफ वो हो चुके हैं, पैरालाइज्ड हैं, तो ये हो जाएगी वॉल लॉन्टेन की। फिर वॉट इज हाउस्ड विद इन द थिन वॉल्स? तो थिन वॉल्स के अंदर क्या हाउस्ड है? आपने देखा कि थिन वॉल्स के अंदर क्या हाउस्ड था? एक एनलाइटनमेंट था, मतलब जो रोशनी होती है, जो फ्लेम है वो हुई है। तो यहाँ पर उस फ्लेम को किसके लिए बोला गया था? उनकी आत्मा के लिए, उनकी जो इटर्नल सोल है उसके लिए बोला गया। ठीक है, द ग्लो ऑफ द इटर्नल सोल वॉज हाउस्ड विद इन द थिन वॉल्स ऑफ हिज बॉडी। इस तरीके से आप इसको आंसर करेंगे। और लास्ट में है वॉट जनरल कंक्लूजन डज द राइटर ड्रॉ फ्रॉम दिस कंपेरिजन? तो राइटर ने क्या जनरल कंपेरिजन ड्रॉ किया था? तो राइटर ड्रॉज कंक्लूजन दैट द इटर्नल सोल इज मोर इंपॉर्टेंट देन द बॉडी। तो यहाँ पर राइटर का बोलना ये था कि जो इटर्नल सोल है वो बॉडी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही जो लैंटेन की वॉल्स है वो पूरी तरीके से वॉर्न आउट हो गई, लेकिन उसका काम तब तक चलता रहता है जब उसके अंदर जो इटर्नल सोल है वो इनलाइटेंड है। तो वही इटर्नल सोल इंपॉर्टेंट है, जो बॉडी है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मैसेज देना चाह रहे थे ऑथर। एक क्वेश्चन पर चलते हैं, व्हाट इज द साइंटिस्ट मैसेज फॉर द डिसेबल्ड? डिसेबल्ड के लिए क्या मैसेज है साइंटिस्ट का? तो डिसेबल्ड के लिए मैसेज ये था कि Professor Hawking's message for the disabled is that they should concentrate on what they are good at. It is foolish to try to copy the normal people. तो उन्होंने बोला था प्रोफेसर हॉकिंग्स ने कि ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है कि आप कॉन्सेंट्रेट इस बात पे कर रहे हो, दूसरों को कॉपी करने में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। आपको सबसे पहले ये देखना है डिसेबल्ड पीपल को कि आप अच्छे किस काम में हो और आप इसी उसी काम में आगे बढ़ते जाए, आप कुछ नया सीखने की कोशिश ना करें। ये प्रोफेसर हॉकिंग्स का कहना था और यही मैसेज उन्होंने दिया डिसेबल्ड के लिए। 9th क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट डज द राइटर रिफर टू द गिटार इंसिडेंट, विच आइडिया डज इट सपोर्ट? तो गिटार इंसिडेंट से ऑथर इसी आइडिया को सपोर्ट कर रहा था कि आप कुछ और बनने की कोशिश मत करो, किसी को कॉपी करने की कोशिश मत करो। तो राइटर ने ये बात बोली थी कि मैंने गिटार सीखने की बहुत कोशिश की और एक दिन मैंने बहुत जॉयफुली उसकी स्ट्रिंग्स को तोड़ दिया। मुझे समझ में आ गया कि ये मेरे लिए नहीं बना है, तो मैं जो काम कर सकता हूँ मैं वही काम अच्छे से करूँगा। तो वही बात लिखी है, द राइटर स्पेंड मैनी ईयर्स ट्राइंग टू प्ले अ बिग स्पेनिश गिटार, वन नाइट ही लूजन द स्ट्रिंग्स जॉयफुली। दिस इंसिडेंट सपोर्ट्स द आइडिया दैट द डिसेबल्ड पीपल शुड प्रैक्टिस ओनली व्हाट दे आर गुड एट। तो केवल वही प्रैक्टिस करना चाहिए जिसमें डिसेबल्ड पीपल खुद को अच्छा समझते हैं ऑलरेडी, उन्हें किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं, जो वो है वही रहें। बी ओरिजिनल वाला एक देने वाले हैं वो यहाँ पर। वाई डज द राइटर रेफर टू द गिटार इन? अच्छा, ये तो हो गया हमारा 9th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 10th क्वेश्चन। द राइटर एक्सप्रेसेस हिज ग्रेट ग्रैटिट्यूड टू स्टीफन हॉकिंग। व्हाट इज द ग्रैटिट्यूड फॉर? ये जो ग्रैटिट्यूड राइटर एक्सप्रेस कर रहे थे वो ग्रैटिट्यूड किस वजह से था? पर ऑथर ने जब मीट किया उनसे, जब उनसे मीटिंग हुई तो ऑथर बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे। क्यों मोटिवेटेड थे? क्योंकि ऑथर का ये कहना था कि लोग आपको इस तरीके से बोलते रहते हैं कि तुम्हें ब्रेव होना है, तुम्हें करेज रखना है, ऐसे बोलते हैं जैसे आपके अंदर कोई करेज का अकाउंट है और जिसको आप ड्रॉ नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लेजी हैं, तो आप चेक उसमें से साइन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप बहुत लेजी हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप
आपको मोटिवेशन किसी के बोलने से नहीं मिलता, आपको मोटिवेशन मिलता है जब आप अपने ही जैसे किसी और व्यक्ति को देखते हैं और वो उनकी फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, तब आपको मोटिवेशन मिलता है। तो यही ऑथर ने बोला है यहाँ पर कि यही उनका ग्रैटिट्यूड वो शो करना चाह रहे थे, यही वजह थी उस ग्रैटिट्यूड की। तो द ऑथर फेल्ट मच इंस्पायर्ड आफ्टर मीटिंग विद स्टीफन हॉकिंग, देयरफॉर ही फेल्ट ग्रेटफुल टू हिम। तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे अपने ही जैसे एक व्यक्ति को जो इतना महान है उसे देखकर, इसीलिए ऑथर उनके प्रति ग्रैटिट्यूड फील कर रहे थे। ठीक है, अब 11वें क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिए। तो 11वें क्वेश्चन सेंटेंस कंप्लीट करने का क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर सेंटेंसेस दिए हुए हैं, देखिए 5 सेंटेंसेस दिए हैं और ये आधे अधूरे सेंटेंसेस हैं, और यहाँ पर आपको ए और बी 2 टेबल्स दिख रही हैं। आपको इन दोनों टेबल्स का यूज़ करके इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। पहला लिखा है देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन, दूसरा है यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव। अब आपको इन दोनों में से देखना है इसके बाद क्या आ सकता है। ठीक है, थर्ड देयर ही हैज़, ये सारे आपके सेंटेंसेस किस में से लिए गए हैं, चैप्टर में से लिए गए हैं। जल्दी से हम आंसर्स देख लेते हैं। देखिए मैंने उसी कलर में उसको कलर कर दिया, हाईलाइट कर दिया। पहला जो है उसका आंसर है यहाँ पर, देखिए आप ऐसे आप सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन, आई हैड कम इन ए व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया। असिस्टेंट ने जैसे ही फ़ोन उठाया वैसे ही इन्होंने क्या बोला कि मैं इंडिया से व्हील चेयर पर आया हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका कंप्लीट होगा ये वाला। यू गेट फेड अप व्हेन विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, आप बहुत उब जाते हैं ऐसे लोगों से जो आपको बार बार कहते हैं कि तुम्हें बहादुर बनना है। दैट दे आर पीपल एज इफ यू हैव अ करेज अकाउंट, वो क्या बोलना चाहते हैं ऐसे लोग कि जैसे तुम्हारे पास कोई करेज अकाउंट है। ठीक है, नेक्स्ट देयर ही वॉज, थर्ड जैसे उन्होंने देखा वैसे उन्होंने क्या बोला, देयर ही वॉज, जैसे वो स्टीफन हॉकिंग के पास गए। तो इनका सही आंसर हो जाएगा टैपिंग एट ए लिटिल स्विच इन हिज हैंड। तो स्टीफन हॉकिंग क्या कर रहे थे, टैप कर रहे थे एक छोटा सा स्विच उनके हाथ में वॉइस सिंथेसाइजर का। ठीक है, यू लुक एट हिज आइज विच कैन स्पीक। अब फोर्थ का सही जो मैच है वो ये हो जाएगा, एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट। आप उनकी आंखों को देख सकते हैं कि उनकी आंखें बहुत कुछ बोलना चाह रही हैं, और वो ऐसा कुछ बोलना चाह रही है जो बहुत ह्यूज है, बहुत अर्जेंट है। लेकिन ऑथर को यहाँ पर गिल्टी फील हो रही थी कि उनसे ज़्यादा बात ना करें, क्योंकि उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है अपनी बात को पहुँचाने में। नेक्स्ट लास्ट जो है, इट डजंट डू मच गुड टू नो। अब इसका सही हो जाएगा, पीपल इज स्माइलिंग विथ एडमायरेशन टू सी यू ब्रीथिंग स्टिल। तो यहाँ पर ऑथर ने जब पूछा था स्टीफन हॉकिंग से कि क्या आपको अच्छा नहीं लगता जब लोग आपको एडमिरेशन के साथ देखते हैं, तो उन्होंने बोला था कि ऐसा बिल्कुल भी एडमायर करते हैं लोग, और वो इस बात का एडमायर करें कि हम ऐसी बॉडी में कैसे हैं, अभी तक ब्रीथ कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो पीपल अगर मुझे देख के खुश हो रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, तो मुझे इस चीज़ से कोई खुशी नहीं मिलती। ये सारी चीज़ें बोली थी स्टीफन हॉकिंग ने। तो इस तरीके से आप इसे मैच करेंगे और ऐसे सेंटेंसेस को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो कॉम्प्रहेंशन चेक है क्लास 8 एनसीईआरटी इंग्लिश का जो चैप्टर 7 हमने देखा, उस चैप्टर 7 का कॉम्प्रहेंशन चेक और पूरी तरीके से चैप्टर 7 आपका यहाँ पर फिनिश हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा फिरदौस कांगा का ये जो रियल इंसिडेंस था लाइफ का, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी का सेमी ऑटोबायोग्राफी थी, कहीं ना कहीं एक पार्ट था उनकी ऑटोबायोग्राफी का, उसको आपने एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।